राहुल एक हिंदू जो कराची में एक शराब की दुकान चलाता है। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक राहुल अपनी शराब सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को ही सेल कर सकता है। लेकिन जब राहुल से इस बारे में पूछा गया तो इसका कहना था कि मैं नहीं जानता कि लेने वाला मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, मुझे बस पैसों से गर्ज है और जो कोई भी मुझे पैसे देता है मैं ये शराब उसके हवाले कर देता हूँ। एंड दैट्स इट। यू सी कि पाकिस्तान में शराब लेना कितना आसान है। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि आपकी एज क्या है या आप मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, आपकी जेब में बस पैसे होने चाहिए एंड यू गेट इट। नाउ आपके जहन में ये सवाल आएगा कि आखिर इस राहुल को कोई रोकता क्यों नहीं है। एक्चुअली राहुल है द परमिट आयु में से अ परमिशन लेटर टू सेल दी अल्कोहल। लेकिन एक सेकंड, ये क्या लॉजिक है? पाकिस्तान में तो शराब बैन है ना, फिर राहुल के पास परमिशन कहाँ से आ गई? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आगे वीडियो में मिलेगा। अभी के लिए ये देखें कि ये कहानी सिर्फ इस एक शराब की दुकान की है जहाँ से कोई भी इंसान किसी भी वक्त शराब ले सकता है। सोचें पूरे पाकिस्तान में ऐसी कितनी शॉप्स और होंगी जहाँ पर शराब लेने वाले का मज़हब या फिर उसकी एज नहीं देखी जाती बल्कि उसका बैंक बैलेंस देखा जाता है। और फिर जहाँ पर ऐसी शॉप्स नहीं होती वहाँ पर लोग इसे इलीगली यानी कि ब्लैक मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन उन्हें ये शराब हर सूरत चाहिए ही चाहिए होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10% पाकिस्तानी ट्रक्स और बस ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ड्राइविंग के दौरान अल्कोहल यानी शराब का इस्तेमाल करते हैं और 30% ड्राइवर्स मैरिजुआना यानी चर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर हम इस रिपोर्ट से एक अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि हमारे मुल्क में ड्राइविंग करना कितना ही सेफ है। मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग अल्कोहल, कोकेन या फिर ऐसी कोई भी एडिक्टिव चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि अब इन कंज्यूमर्स में मेजॉरिटी हमारी यंग जनरेशन और स्टूडेंट्स की है। अगर ये लोग भी स्पाइल हो गए तो हमारे मुल्क को फ्यूचर में कौन संभालेगा? आइए आज की वीडियो में देखते हैं कि शराब कैसे हमारे यूथ को ख़त्म करती जा रही है। ड्रग्स तो हमारे मुल्क में बैन है, लेकिन उसके बावजूद भी 6.7 मिलियन लोगों के पास ये कहाँ से आ जाती हैं? और आखिर ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं कि जिनकी वजह से एक इंसान शराब पीने पर मजबूर हो जाता है? और साथ में मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ स्टोरीज भी शेयर करूँगा। Before start, don't forget to press the bell icon so you can be notified for my next video. Let's begin. देखिए, अल्कोहल यानी शराब इस्लाम में हराम है, लेकिन इसके बावजूद भी 56% इस्लामिक कंट्रीज़ में ये लीगल है। 24% इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे हैं जहां शराब पार्शली बैन है और सिर्फ 16% इस्लामिक कंट्रीज़ में शराब पीना फुली इलीगल है। बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान, जिसकी 97% पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनके लिए शराब पीना कानूनन जुर्म है और ना ही ये 97% लोग शराब को सेल कर सकते हैं। बाकी बचे 3% जो कि माइनॉरिटीज़ में आते हैं, इनके लिए शराब लीगल है और ये लोग गवर्नमेंट की किसी भी एथोराइज्ड वाइन शॉप से शराब ले सकते हैं और इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए तो 40% पाकिस्तानीज़ ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी शराब ज़रूर पीते हैं। हर दिन पाकिस्तान में 700 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ इस ड्रग कंजम्पशन की वजह से होती है। आज पाकिस्तान में 10 मिलियन लोग शराब पी रहे हैं और इनमें से 1 मिलियन लोग तो ऐसे हैं जो इस शराब की वजह से किसी न किसी बीमारी का शिकार भी हो चुके हैं। यहाँ तो हाल ये हो चुका है कि एक पर्सन एक पॉडकास्ट में बैठकर ये बता रहा है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वो मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर बना था, उसके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जब भी शराब पीते हैं तो बस एक ड्रिंक ही लेते हैं। दूसरा उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कोकेन लेता है, उनके साथ कई दफ़ा शराब पी है। एक ड्रिंक से ज़्यादा कभी नहीं पी खासा हमने। झूठ बोलते हैं ये सब, उसको बदनाम करना। आए रोज़ यहाँ नया से नया ड्रग डीलर पकड़ा जाता है। हर रोज़ ड्रग्स और शराब के रिलेटेड एक नई स्टोरी हेडलाइंस पर चल रही होती है। आज पाकिस्तान की ऑलमोस्ट हर रोड पर आपको एक इंसान तो ऐसा ज़रूर मिलेगा जो अपना घर बार छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इस नशे की वजह से इस रोड पर आपको गंदी से गंदी हालत में पड़ा मिलेगा। सवाल फिर वही कि आखिर इन्हें कोई रोकता क्यों नहीं है? वो इसलिए कि हर एक के पास अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी बड़े आदमी की अप्रोच मौजूद है। फॉर एग्जांपल 30 अक्टूबर को पीटीआई कैपिटल को बंद करने के अज़म से इस्लामाबाद की तरफ जा रही थी। अनयूजुअली एक पुलिस ऑफिसर ने इनमें से एक पर्सन की कार को सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक किया और चेकिंग के दौरान इन्हें उस कार में जॉनी वॉकर डबल ब्लैक मिली। डबल ब्लैक स्कॉटलैंड का विस्की ब्रांड है जो कि एक बहुत महंगी और क्वालिटी बियर है।
अब जब उस आदमी से इस बारे में पूछा गया तो इसका कहना था कि ये शराब नहीं बल्कि शहद है, लेकिन जब उसे टेस्ट किया गया तो वो सच में शराब थी। अब आप लोग बताएं कि क्या उस आदमी को वहीं पर रोक लिया गया होगा और क्या उसे सज़ा मिली होगी? आई एम 90% श्योर कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होना। 1947 में पार्टीशन के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने शराब को बैन नहीं किया। हो सकता है उस वक्त इतनी ज़्यादा मुश्किलात हों कि इस तरफ ध्यान देने का टाइम ना मिला हो, या कोई और भी वजह हो सकती है। खैर, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और शराब पर कोई ख़ास पाबंदी ना लगाएगी। बट देन अप्रैल 1977 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने अल्कोहल की सेल पर बैन लगा दिया। असल में उस टाइम पर हुआ कुछ यूँ था कि भुट्टो गवर्नमेंट पर 1977 के इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम था और इन्हीं इल्ज़ामात के चलते कुछ सियासी जमातों ने भुट्टो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रखा था। जब भुट्टो ने इस प्रोटेस्ट के लीडर से बात की और उनके मुतालबात सुने तो इन मुतालबात में नाइट्स क्लब और बार्स इन पर भी बैन लगाने का मुतालबा किया गया था। अब इस मुतालबे का मकसद लोगों की भलाई थी या फिर वो भुट्टो के कराची में एक बड़े कसिनो खोलने के प्लान को नाकाम बनाना चाहते थे, ये तो वो लोग ही बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ। भुट्टो ने उस टाइम ना सिर्फ शराब पर बैन लगाया बल्कि अपने कसिनो के प्लान को भी कैंसिल कर दिया। खैर, ये सब तो था अल्कोहल इन पाकिस्तान का एक ओवरव्यू। मेन क्वेश्चन तो अब आता है कि आखिर ये लोग शराब पीते ही क्यों हैं? अली, जिसका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है, बैंक में एक क्लर्क की जॉब करता है और इसकी मंथली इनकम 20 से 30 हज़ार रुपये है। अब अली को इस इनकम में अपनी फैमिली के अखराजात, अपने बच्चों की पढ़ाई और घर का रेंट पे करना है। हर महीने अली के घर कोई ना कोई नई परेशानी आती रहती है और इनका सामना करते करते अली डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो इन सब चीज़ों से तंग आकर अपने एक दोस्त अकरम के पास जाता है ताकि अपनी इंटेंशंस को थोड़ी देर के लिए बुला सके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। अकरम, जिसकी माली हालात बिल्कुल अली की तरह ही होती है, जब अपने दोस्त को इस हालत में देखता है तो वो उसे एक शराब का गिलास देता है। पहले तो अली इसे मना कर देता है, लेकिन फिर अकरम के इसरार पर वो इसे पी लेता है। और पीने की देर थी कि ये शराब अली के माइंड में एक्सट्रीम लेवल का डोपामिन रिलीज करती है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये डोपामिन क्या बला है। डोपामिन आपके ब्रेन में एक ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से आपको रिलैक्सेशन और प्लेजर फील होता है। अब जैसे ही ये डोपामिन रिलीज होता है, अली को इस लेवल की रिलैक्सेशन और प्लेजर मिलता है कि उसे अपनी कोई भी टेंशन याद नहीं रहती और यहीं से स्टार्ट होता है अल्कोहल एडिक्शन का पहला स्टेप। इस टाइम अली को दुनिया की कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर अरूज को एक ज़वाल है। इसी तरह ये प्लेजर और रिलैक्सेशन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। अब जब अली नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आता है तो इसे अब कोई खुशी नहीं लगती। कोई भी रिलैक्सेशन अब चाहे कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, उसे वो महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो इस रिलैक्सेशन के एक्सट्रीम लेवल से होकर आ चुका है। कोई भी प्लेजर चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो, वो उस प्लेजर के आगे कुछ नहीं होता जो प्लेजर शराब ने अली को दिया था। और अब अली को लगता है कि अगर उसे दोबारा से वही रिलैक्सेशन चाहिए तो उसे दोबारा से शराब पीना पड़ेगी। एंड दैट्स इट। और ऐसे ही अली हर एक वीक के बाद इस रिलैक्सेशन के लिए शराब पीने लगता है। ये सफ़र फिर यही नहीं रुकता, बल्कि इसी अल्कोहल से अली ड्रग्स, कोकेन और न जाने कौन कौन से नशे पर लग जाता है। एंड फाइनली यही अली आपको कुछ मंथ बाद किसी न किसी रोड पर या किसी न किसी कचरे के ढेर पर मिलता है। जितने भी एडिक्टेड पर्सन आपको मिलेंगे उनकी स्टार्टिंग स्टोरी तो चेंज हो सकती है, लेकिन एंडिंग सबकी सेम ही है। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों है? मतलब कोई अगर शराब, ड्रग्स या ऐसी किसी चीज़ को छोड़ना चाहे तो क्या नहीं छोड़ सकता? वेल, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर शराब या ड्रग लेने से इंसानी जिस्म में होता क्या है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न्स हैं कि जिनकी वजह से एक स्टूडेंट जिसने ना तो घर के अखराजात देखने होते हैं और ना ही घर का रेंट पे करना होता है, फिर वो ड्रग्स लेने पर मजबूर क्यों हो जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल हॉस्टल में गुजारे हैं। मैं कॉलेज का नाम तो नहीं बता सकता, बट इतना बता सकता हूँ कि इट्स अ कैडेट कॉलेज एंड फॉर कैडेट कॉलेज यू नो आर्मी रूल्स दिस एंड दैट। एक स्टूडेंट के लिए हॉस्टल लाइफ सर्वाइव करना आसान नहीं होता, स्पेशली तब जब इट्स अ कैडेट कॉलेज हॉस्टल। होता ये है कि जैसे एक पर्सन एज अ होल पूरे घर को चलाता है, बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट जब हॉस्टल में होता है
तो उसे अपनी चारों साइड पर नज़र रखनी पड़ती है। देन एग्जाम्स की टेंशन, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ना आने की टेंशन, घर से जितने पैसे आते हैं उन पैसों में पूरा महीना कैसे गुजारना है उसकी अलग टेंशन। और स्टूडेंट्स तो होते ही ओवर थिंकर हैं, तो फिर स्टडीज़ के बाद जॉब की टेंशन। और ये बस एक हॉस्टलाइजर की टेंशन नहीं है, बल्कि एक एवरेज स्टूडेंट के भी यही मसाइल हैं। माशरे में ग्रो कैसे करना है, अगर मेरे कज़न्स में से आगे निकल गए तो फिर क्या होगा, अगर जॉब ना लगी तो फिर क्या बनेगा, मेरी नौकरी लगने से पहले पहले बाबा को कुछ हो गया तो घर को कौन चलाएगा। और ऐसी बहुत सारी टेंशन्स एक स्टूडेंट के दिमाग में हर वक्त चलती रहती हैं। अब स्टूडेंट का केस एक आम आदमी से थोड़ा अलग है। एक स्टूडेंट जब इतनी सारी टेंशन्स में झुलस रहा होता है तो उसे अपने माइंड में लगी आग को बुझाने के लिए जो ऑप्शन बेस्ट लगता है वो उसी को चूज़ करता है। और ये ऑप्शन स्टार्ट होते हैं एक सिंगल सिगरेट से। जी हाँ, एक सिंगल सिगरेट से स्टार्ट होकर एक स्टूडेंट की एडिक्शन ड्रग्स, कोकेन, आइस और न जाने किन किन चीज़ों तक पहुँच जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये बस हवाई बातें हैं, बल्कि ये रियल स्टोरीज़ हैं। मैंने खुद अपने रूममेट्स को देखा है इस आग में झुलसते हुए, और मैं खुद भी इसका विक्टिम रह चुका हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इस पर मैंने मज़ीद बात की तो यहाँ न जाने और कितने राज खुलेंगे। सो लेट्स जंप टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड व्हेन वी ड्रिंक अल्कोहल। जब भी एक इंसान शराब पीता है तो ये शराब इसके पेट से होकर इसके खून में शामिल हो जाती है, और फिर इसी खून से ये अल्कोहल इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स स्पेशली लीवर और ब्रेन तक जा पहुंचती है। पहले तो लीवर में मौजूद एंजाइम इस अल्कोहल को ब्रेक डाउन करते रहते हैं और इसे बॉडी को हार्म करने से रोक कर रखते हैं। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उस पर्सन का लीवर भी जवाब दे जाता है। इधर जब ये अल्कोहल ब्रेन में पहुँचती है तो सबसे पहले ये दो मेन काम करती है। नंबर 1, रिलीज डोपामिन इन योर ब्रेन, जिसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं कि वो क्या बला होती है। और नंबर 2, ये आपके ब्रेन के उस पार्ट को स्लो कर देती है जो पार्ट स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ डील करता है। अल्कोहल हमारे मसल्स में जितनी भी अकड़ होती है उन्हें ख़त्म कर देती है, जिससे एक इंसान और भी कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। हमें उस टाइम बस यही लगता है कि शायद हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम कभी थी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात इस अल्कोहल की वजह से हमारे ब्रेन के वो पार्ट्स जो टेंशन और एंजाइटी के साथ डील करते हैं वो स्लो हो जाते हैं। ये अल्कोहल आपकी विजन, आपकी स्पीकिंग और आपकी बैलेंस पावर को भी रिड्यूस कर देती है, जिससे आप अपने ही पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे होते। अगर आपने ज़िंदगी में बस 1-2 बार पी है फिर तो ठीक है, बट अगर आप इसके एडिक्टेड हैं और लगातार इसे कंज्यूम करते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपका लीवर इस अल्कोहल से फाइट कर करके बिल्कुल नकारा हो जाता है, और ये अल्कोहल आपके ब्रेन के जिन पार्ट को स्लो करती है वो एक दिन बिल्कुल काम करना ही छोड़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम इसे छोड़ना चाहें तो फिर क्या होगा। देखिए, नशा चाहे कोई भी हो, इसे छोड़ना आसान नहीं होता। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो 12-12 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बावजूद भी इसे छोड़ नहीं पाते। जब आप शराब पीना छोड़ते हैं तो आपकी लाइफ हर वक्त डिप्रेस्ड, मूडी और बेकरार सी हो जाती है, क्योंकि उस टाइम आपको उस लेवल का प्लेयर नहीं मिल रहा होता जो आपको शराब देती है। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि आखिर इसे छोड़ा कैसे जाए। इस सवाल से पहले ये जानना ज़रूरी है कि शराब का हमारी बॉडीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। Everyone knows कि अल्कोहल इज डेंजर फॉर देयर हेल्थ, बट स्टिल पीपल वांट टू ड्रिंक इट। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 3.3 मिलियन लोगों की डेथ सिर्फ और सिर्फ शराब पीने की वजह से होती है। जो लोग इस शराब को पीते हैं इनको आए रोज़ नई से नई बीमारी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले ये शराब आपकी स्लीप रूटीन को ख़राब करती है, देन योर स्टमक, फिर हार्ट डिजीज़, लीवर डिजीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉटिंग, माइग्रेन्स, मेमोरी लॉस। आपके हाथ पाँव ऐसे हो जाते हैं कि जैसे इनमें कोई फीलिंग ही ना हो। ब्रेन डैमेज, हर काम में कन्फ्यूजन, इरेगुलर पल्सेस, श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिकल्स, स्पर्म्स डैमेज एंड सो मच। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल्कोहल आपको एट अ टाइम 200 बीमारियों की पेशेंट बना सकती है। एंड देन फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी नब्ज़ें ऐसी दिखती हैं कि फिर कभी दोबारा नहीं जलती। मीन यू डाइड। लेकिन अब अगर कोई पर्सन इसे छोड़ना चाहे तो वो क्या करे। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी ऐसे सेंटर्स जहाँ पर एडिक्टेड पर्सन को ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल इज़
योर माइंड। जिस दिन आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, यू अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। इफ़ यू से योर माइंड दैट इट्स नॉट अ बिग डील, देन इट इज़। फिर वो काम आपके लिए सच में कुछ नहीं होता। लेकिन अगर एक काम को आप पहले ही ये कहकर छोड़ दें कि ये मुझसे नहीं होगा, देन इट्स ऑल योर फॉल्ट। आई नो ये सब ज्ञानी बातें लग रही हैं, बट यही सच है। इस दुनिया में कोई भी मेडिसिन, कोई भी जड़ी बूटी आपको उस टाइम तक ठीक नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपने माइंड से ठीक ना होना चाहो। वेल, अब अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच ही गए हैं तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ इट इज़, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़।